हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूपी पुलिस में कई बार लगातार पूछे गए हैं और ये टेट, सुपर टेट और सी टेट में भी पूछे जा चुके हैं। तो देरी ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, शब्द की सबसे छोटी इकाई है स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोग वह। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वर्ण। इसी को कई बार ये पूछ लेता है तो इसका चेंज कर देता है क्या, अगर आपको ध्वनि भी दिखाई दे ऑप्शन में हो तो इसको भी लगा सकते हैं। अगर बात करें हिंदी वर्णमाला की, तो इसमें कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें से स्वर 11, व्यंजन 33 और अयोगवाह  अगर अयोगवाह की बात करें तो इसमें 2 अयोगवाह हैं। कौन कौन से हैं अयोगवाह? किसको कहा जाता है? अंग और आहा। अंग और आहा 2 अयोगवाह हैं और 2 द्विगुणी हैं, जिनको द्विगुणी भी बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? द्विगुणी में ण और ण, ड ये आता है और इसी में 4 संयुक्ताक्षर हो जाते हैं। इसी में संयुक्त वर्ण भी 4 संयुक्त वर्ण हो जाते हैं। कौन कौन से? छा, सा छा क्षत्रिय वाला, त्रा, ज्ञा और श्रा। तो इसमें 52 वर्ण, 11 स्वर, जिसमें 33 व्यंजन, द्विगुणी 2 और अयोगवाह 2 हो जाते हैं, अंग और आहा, और संयुक्त वर्ण चा, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। कई बार संयुक्त वर्ण भी पूछ लेता है और अयोगवाह भी, तो याद रखेंगे। अगला है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? 10, 8, 2 या 8, 7। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगर भेद के आधार पर देखें तो 2 ही हैं। क्या? एक तो हम स्वर और व्यंजन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को बांटते हैं। इसमें 11 स्वर हैं, जैसे कि पहला ही बता चुका हूँ, और व्यंजन 33 हैं जैसे, और इन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक में। इसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। अंतस्थ 4 कौन कौन से हैं? या, र, ला और वा। इसके बाद 4 ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। कौन कौन से? शा, तीनों शा आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन में, और एक हा आ जाता है। का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जिसमें 25 वर्ण हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 4 अंतस्थ हो जाते हैं, या, रा, ला, वा, और 4 ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। शा, श, शा, हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। अगला है, शा का उच्चारण स्थान है, यानी जो शा का उच्चारण करते हैं वो किस जगह से इसका उच्चारण होता है? कंठ, ताल, दंत या मूर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, तालु। जो शा है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु से करते हैं। और ताल में क्या क्या आता है? अगर ताल की बात करें तो ई, बड़ी ई और चा वर्ग। कौन सा वर्ग? चा वर्ग। अगर चा वर्ग से कोई भी वर्ण आपको दिखता है और पूछता है तो आप उसको किससे बोलेंगे?
तो वह तालव्य से होगा, ताल या तालव्य। और या और शा, इन सभी को कहाँ से इनका उच्चारण स्थान है? तालु से। अगर कंठ की बात करें तो कंठ में का आ रहा है तो का वर्ग हो जाता है, एक तो का वर्ग हो गया, और का वर्ग के बाद दोनों आ, इसके बाद हा, ये हमारे कंठ के आ जाते हैं। अगर हम दंत की बात करें तो इसमें ता आ रहा है तो ता वर्ग हो गया, ता वर्ग, और इसके साथ ला और शा, ये दंत में आ जाते हैं। अगर मूर्धा की बात करें तो इसमें रिर और टा वर्ग, या और पेट पटोशा वाला शा, ये आते हैं। कंठ में का वर्ग आ और हा, ताल में दोनों ई और चा वर्ग या और शा, दंत में ता वर्ग ला और शा, और मूर्धा में रिर टा वर्ग रा और पेट पटोशा वाला शा, ये वर्ण आते हैं। अगला है कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि, इन सभी में हमें बताना है कि रा किस में व्यंजन नहीं है। तो इसके लिए हम इनको अलग करके देख लेंगे, और इसका सही जो आंसर है वह है मातृभूमि, डी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं कैसे। अगर हम मात्र को लिखें तो कैसे अलग करेंगे? अल्पमा, बड़ा आ, क्योंकि बड़े एक की मात्रा है, बड़ा आ की, और त्रा हमारा कैसा है? संयुक्त अक्षर है, किससे मिलकर बनता है? अल्पता और रा से। मूर्धा की बात करें तो अल्प माँ हो जाएगा, मात्रा किसकी है? बड़े ऊ की, तो बड़ा ऊ। उसके बाद अल्प रा हो जाएगा, क्योंकि मात्रा लगी हुई है किस पे? धा पे, तो अल्प रा हो जाता है। उसके बाद अल्प धा हो जाता है, और बड़ा आ हो जाएगा। अगर हम क्रम की बात करें तो क्रम में क्या आएगा? क्रम में अल्प का हो जाएगा, प्लस अल्प रा हो जाएगा, प्लस आ, और प्लस क्या है? माँ, अल्प प्लस आ। और मातृभूमि की अगर बात करें तो अल्प माँ, बड़ा आ, अल्पता और रिर प्लस भा प्लस बड़ा ऊ, और भा कैसा रहेगा? अल्प। उसके बाद अल्प माँ, उसके बाद ई आ जाएगा। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं प्रयोग किया गया है। अगला है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ण, जा, ड या द। तो जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अणा। जो अणा है वह नासिक द्वारा उच्चारित होता है। अगर हम वर्णमाला में बात करें कि जो नासिक और मुख द्वारा उच्चारित होते हैं वो कितने वर्ण हैं, तो वह 5 वर्ण हैं जो कि नासिक और मुख के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? अणा और वा, उसके बाद ना और मा। णा, वा, ना, मा और णा, ये जो 5 वर्ण हैं ये कैसे हैं? ये मुख और नासिक के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। अगला है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, दायित्व, तालव्य, स्वर तंत्रीय। जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्ता अक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजनों से मिलता है तब क्या बनता है? तो वो संयुक्ताक्षर बनता है। जैसे छा, अगर हम छा की बात करें तो छा कैसे बनता है?
एक तो स्वर रहित व्यंजन तो अल्प का हो गया, और स्वर सहित व्यंजन तो एक ये शा हो जाता है। इन दोनों को मिलाकर हमारा छा बन जाता है। इसके बाद अगर हम त्रा की बात करें तो त्रा अल्प ता जो स्वर रहित है, और रा स्वर सहित, इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? त्रा। ऐसे ही हमारे संयुक्त अक्षर कितने हैं? तो चार हमारे संयुक्ताक्षर हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञ और श्रा, ये हमारे संयुक्ताक्षर हैं, तो याद रखेंगे। अगला है निम्न में से तालव्य ध्वनि है टा, प, श या क, यानी इनमें से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि मैं पहले भी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। अब देखते हैं कि कौन कौन सी जो ध्वनियाँ होती हैं जिनसे अधिकांशतः पूछा जाता है। तो एक तो तालु, तालु हो जाता है। अब ताल में कौन कौन से आते हैं? ताल जो ध्वनियाँ हैं वो दोनों ई, उसके बाद चा वर्ग, कौन सा वर्ग? चा वर्ग, और या शा, ये हमारे ताल में आते हैं। उसके बाद आ जाती है ओष्ठ। इन सभी से अधिकांशतः पूछा जाता है हर एग्जाम में, चाहे वो टेट का हो, सुपर टेट का हो, सी टेट का हो या यूपी पुलिस का हो। तो इसमें उ और पा वर्ग, ये किस में आते हैं? ये ओष्ठ में आते हैं। अब मूर्धन्य की अगर बात करें, मूर्धन्य ध्वनियाँ जो हैं उनमें कौन कौन सी हैं? एक तो ऋ, ऋ के बाद टा वर्ग, कौन सा? टा वर्ग, और या, रा और वा, ये कैसे हैं? ये मूर्धन्य है। और कंठ, कंठ की अगर बात करें तो कंठ में जैसा मैंने पहले बताया का आता है, तो एक तो का वर्ग जो कंठ के अंतर्गत आता है। उसके बाद आ, दोनों बड़ा और छोटा। उसके बाद हा, ये सभी क्या हैं? ये कंठ ध्वनियाँ हैं। उसके बाद आ जाता है दंत। अगर हम दंत की बात करें तो इसमें ता आ रहा है, तो एक तो ता वर्ग, इसके बाद शा और ला, ये किस में आ जाते हैं? ये दंत में आ जाते हैं। अगर तालु की बात करें दोनों ई, चा वर्ग, या और शा आ जाता है। ओष्ठ की बात करें तो दोनों उ और पा वर्ग आ जाता है। अगर मूर्धन्य की बात करें ऋ, टा वर्ग, या रा और वा आ जाता है। कंठ की बात करें तो का वर्ग, आ और हा आ जाता है। अगर दंत की बात करें तो ता वर्ग और श और ला आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क, ग, घ या ज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क। अब देखिए, अगर हमें पहचानना हो कि अघोष वर्ण कौन सा होता है तो इसकी एक ट्रिक है कि प्रत्येक वर्ग, कितने वर्ग हैं? का, चा, टा, ता, पा, इन सभी वर्गों का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जो वर्ण होगा वह कौन सा होगा? वह उसको अघोष कहेंगे। क्या कहेंगे? अघोष। और इसी में क्या आ जाता है? तीनों शा आ जाते हैं, तीनों शा। ये पहचान है। अगर किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और या फिर शा 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 आ जाए, इन सभी में से कुछ भी आता है तो वो क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। अगर सघोष की बात करें, सघोष और अघोष दोनों पूछ लेता है। तो अगर सघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पांचवा और चौथा,
ये क्या हो जाता है, ये सघोष हो जाएगा, सघोष हो जाता है, याद रखेंगे। अगला है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्ण। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई है, जो ऑप्शन है उनमें यहाँ वर्णमाला, वर्णमाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला। जो वर्णों का समुदाय है उसको वर्णमाला कहते हैं। इसमें कुल 52 वर्ण हैं और 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 संयुक्त वर्ण हो जाते हैं। अगला है ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। हमें बताना है कि जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो किस किस की सहायता से हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। छंद, ताल, यच यस ताल, कंठ ताल या दंत ओष्ठ। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कंठ और ताल। ए का जो उच्चारण करते हैं वह कंठ और ताल से करते हैं। एक वर्ण और है वा, इसका जो उच्चारण है वह दंत और ओष्ठ होता है। वा का जो उच्चारण है वह किससे होता है, दंत और ओष्ठ से। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर, बोली, व्याकरण या व्यंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं और जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उनको व्यंजन कहते हैं। किसकी, स्वर की सहायता से अगर बोला जाए तो उसको व्यंजन कहेंगे। अगला है ड वर्ण का उच्चारण किस स्थान और किस वर्ग में, कौन सा स्थान है उसका और किसके, मतलब उसका वर्ग बताना है और स्थान बताना है। तो टा वर्ग चौथा स्थान, टा वर्ग चौथा स्थान, यहाँ डबल कर दिया है, पा वर्ग तीसरा स्थान या चा वर्ग तीसरा स्थान। बताना है कि जो डा है उसका स्थान और वर्ग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, टा वर्ग और चौथा स्थान। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। जैसा कि अभी पहले भी बता चुका हूँ, 11, 10, 13 और 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर व्यंजन पूछता तो व्यंजन तो 33, अगर अंतस्थ व्यंजन पूछ लेता तब 4 हो जाता है और संयुक्त अक्षर अगर पूछ लेता है, संयुक्त वर्ण, तो वो भी 4 हो जाते हैं। अगला है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, जा, अ, टा, चा, टा, ई, अ, पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ई और ई है वह कैसा है, स्त्रीलिंग अक्षर है। कैसा, स्त्रीलिंग है, यानी स्त्रीलिंग है। जैसे सुचि, सुचि, मौनी, मांडवी, तो ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला है चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, कंठ, तालव्य, दंत या इनमें से कोई नहीं। जो चा वर्ग है वो किसके अंतर्गत आता है, तो यह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तालव्य। अभी बताया भी था कि जो चा वर्ग है
वह तालव्य के अंतर्गत आता है। और कंठ की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत का वर्ग आ जाता है। अगर दंत की बात करें, मैंने बताया था कि इसमें ता आ रहा है तो ता वर्ग आ जाता है, इसमें का आ रहा है तो का वर्ग आ जाता है। अगला है अल्पदा, अ, अल्प का, अल्पशा और अ को मिलाकर क्या बनेगा? दक्ष, दकश, दक्ष या दाग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्ष। अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? तो अल्पदा, अ, अल्प का, अल्प का, अ, अल्प शा और आ। अगर दक्ष की बात करें तो इसमें द, अल्प, आ, अल्प, आधे को हमेशा अल्प ही लिखते हैं, तो अल्प का, तो इसमें आ नहीं आएगा क्योंकि ये पहले से अल्प है। और शा, अल्प प्लस आ। दाग की बात करें तो अल्प दा, बड़ा आ। अब बड़ा आ क्यों आया? क्योंकि इसमें आ क्या, डंडा लगा हुआ है, बड़ी मात्रा है। उसके बाद अल्प गा और आ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? जो स्वर रहित होते हैं और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे अल्प का आ, तो ये बन जाता है का। अल्प चा प्लस आ, तो ये बन जाता है चा। तो इस स्वर की सहायता से बोला जाए उसको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को स्वर रहित देखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या स्वर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब किसी शब्द को स्वर रहित देखने के लिए चिन्ह जो लगाया जाता है उसको हलंत कहते हैं। जैसे का, चा, ता, तो ये नीचे लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हलंत कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋर की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो क्रिया, वर्षा, रिप या वृष्टि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे लिखा जाएगा वृष्टि? देखिए, अल्प वा ऋर, उसके बाद अल्प शा, उसके बाद अल्प टा और ई, ये वृष्टि हो गया। तो इसमें किसकी मात्रा का उपयोग हुआ है? ऋर की मात्रा का उपयोग हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि और ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।